नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग AEDO 2.0 का FLT 1 देखेंगे। ये एडुटेरिया का है AEDO सहायक 2.0 सीरीज का, जिसमें कि FLT 1 14 फरवरी को हुआ है सैटरडे को। जनरल स्टडीज का 15 फरवरी को हुआ है मैथ एंड रीजनिंग का। दोनों का PDF हम टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं, हम लोग आज FLT 1 डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल आपका 20 सेट है FLT 20, जिसमें हम लोग सिर्फ GS करेंगे। मैथ रीजनिंग आप लोग खुद सोल्व करके उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। सामान्य योग्यता का 8 है, सामान्य अध्ययन का 8 है और सामान्य भाषा का 4 है। टोटल 20 है। इसमें हम लोग FLT 1 पे चलते हैं। इसमें टोटल आपका 2 घंटा मिलेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का। निगेटिव है 1/3। पहला प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। 2 में कह रहा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। 3 में कह रहा है कि गंगा मैदान की रचना एक गर्त में हुई। 4 में है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। पूछ रहा कि कौन सा सही है। 1 2 3, 1 3 4, 1 और 3, 2 और 4। इसमें क्या हो जाएगा। पहला है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो जब यहाँ पे पढ़िएगा तो ये जो दक्कन पठार है तो यहीं से ये पड़ा है मेघालय पठार यहाँ पे, तो इसी का ही भाग है। गारो खासी जयंती ये सब जितने भी आती है, तो ये सही है। दूसरा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक गर्त में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट की त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये गलत है। किसके किसके से हुआ है। चीनी प्लेट है ही नहीं है ऐसा कुछ। भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट कहिएगा, और इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसको यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। जो ऊपर में है ऑस्ट्रेलियन, नीचे से आता है इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये दोनों टकराने से बनता है बलित पर्वत, हिमालय पर्वत, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। 4 ऐसे भी कर सकते हैं। 4 4 इसमें कम जाता है। 1 3 कन्फर्म हो जाएगा। 2 पढ़ लीजिए। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई, तो ये भी सही है, तो हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। 1 2 और 3। 2 में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए में है कि भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो ये सही है। सबसे प्राचीन में हो जाएगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। सबसे अगर नवीन में पूछेगा तो हिमालय पर्वत अभी निर्माण हो रहा है। उसके बाद हो जाता है मैदान भाग। सबसे पुराना हो जाएगा पठारी। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे पर्वत। उसके बाद आ जाएगा आपका ये पर्वत, तो अभी भी निर्माण ही हो रहा है। सबसे पुराना पूछता है ज़्यादातर तो ये पठार होता है, तो ये हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित यानी फोल्डेड पर्वतों प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, तो ये गलत है। डी में है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, तो ये भी सही है। पूछ रहा था सही नहीं है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि सत्य नहीं है पूछा है, सत्य मार कर आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा C। 3 में कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के सदिया यानी असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्रा नदी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है दिहांग। 4 में कह रहा है कि नीचे दिया हुआ है कथन और कारण पर विचार कीजिए। पहला में है ए में कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, तो सही है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, हमारा C राइट आंसर हो जाएगा। 5 कह रहा है कि झारखंड में स्थित प्रसिद्ध तिलैया और मैथन बांधों का संबंध दामोदर की उस सहायक नदी से है जिसे दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता है। उस नदी की पहचान करें, तो हो जाता है दामोदर घाटी परियोजना बराकर नदी पर है, यानी बी हमारा राइट आंसर होगा। 6 नंबर पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता मौसमी विस्थापन है, जिसका कारण है, तो राइट आंसर 4 5 6 का हो जाएगा आपका ए। स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन के कारण मौसमी विस्थापन बहुत ज़्यादा होता है। 7 कह रहा है कि पर्याप्त मानसूनी वर्षा के बावजूद भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका हो जाता है कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। स्टोरेज सिस्टम बहुत ज़्यादा तकनीक नहीं डेवलप किया गया है। 8 में है कि भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं, इस सबसे अधिक भौगोलिक कारण का चयन करें, तो ये में है कि पूर्वी तट पर गर्मी अधिक होती है।
बी में है कि बंगाल की खाड़ी का जल स्तर अरब सागर से कम है। सी कह रहा है कि खाड़ी की शंक्वाकार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिम तटों की ओर केंद्रित कर देती है। तो यही हो जाता है, खाड़ी की शंक्वाकार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिम तटों की ओर संकेंद्रित कर देती है। 9 नंबर कह रहा है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। तो ठीक है। रीजन कह रहा है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो ये भी सही है। अब रीजन कह रहा है कि अब ये देखना कि ए तो सही है, आर भी सही है, लेकिन क्या आर ए के लिए सही है। तो हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, तो इसमें क्योंकि लगाकर पढ़िएगा। तो जब क्योंकि लगाकर पढ़ेंगे, क्योंकि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमानों पर खनन कार्य हुए हैं, तो हाँ इसका ये व्याख्या भी कर रहा है। तो हो जाता है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 10 नंबर कह रहा है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। तो सही है, पश्चिमी तट से ज़्यादा पूर्वी तट पर चक्रवात आता है। पूर्वी तट हो जाता है बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी तट हो जाता है पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर, तो इधर ज़्यादा प्रभावित होता है। रीजन कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की अस्थायी मेखला में पड़ता है। तो नहीं, ये नहीं पड़ता है, सिर्फ ए सही हो जाएगा और गलत हो जाएगा। हमारा सी राइट आंसर है। नेक्स्ट 11 नंबर कह रहा है कि प्राणी कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक में हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा राइट आंसर कि प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं, लेकिन पादप कोशिकाओं में दोनों होती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर पे चलते हैं। इसमें कहना है कि ध्वनि और प्रकाश तरंगे, तो वायु में क्रमशः ध्वनि जो होता है अनुदैर्घ्य होता है और प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा चूना, कली चूना भी इसे कहा जाता है। क्विक लाइन H2O से जब अभिक्रिया कराते हैं तो CaOH2 बन जाता है, इसको बुझा चूना कहते हैं, प्लस उष्मा निकलती है। तो कह रहा है में कि बिना बुझे चूने का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। तो नहीं, बुझे चूने का घोल का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। तो आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे एक एक जिसमें उसको कर दीजिए, यानी कि 2 हमारा होगा। अब 3 4 में से देख लेते हैं। 3 में कह रहा है कि दीवारों पर पतली परत बनाने के लिए CaO बाइक के विद्यमान CO2 के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है। तो ये गलत है। इसमें 4 में है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा चूना नाम से ज्ञात एक अकार्बनिक यौगिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही हो जाता है जो CaOH का होल 2 है, इसी को कहा जाता है बुझा चूना। तो ये हो जाएगा आपका सही। तो क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर 2 और 4। 14 में कह रहा है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनते हैं, तथापि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी कि ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है किंतु स्टार्च पादप कोशिकाओं में बनता है। नेक्स्ट है 15 नंबर की चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये होता है प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित। डी हमारा राइट आंसर है। 16 है कि अभिकथन और रीजन दिया हुआ है। एक में कह रहा है कि 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। ठीक है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। 17 कह रहा है कि उत्कृष्ट धातुओं यानी नोबेल मेटल के संदर्भ में कौन सा सही है। तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, सही है। 2 कह रहा है कि यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण है। तो नहीं, सीसा उत्कृष्ट नहीं है। तो इसका हो जाएगा सोना उत्कृष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, केवल 1। 17 का ए हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये में कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा सीधे गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। तो 18 का ए ये गलत है। इसका राइट आंसर डी होगा कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। इसमें याद रखते हैं होंगे ना कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का अवशोषण होता है और CO2 का बाहर निकलता है। तो यही कह रहा है कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा CO2 का अपचयन होता है। अपचयन मतलब टूटना, आप मतलब दूर, उपचयन अगर रहता तो पास होता है। तो CO2 का अपचयन होता है और ऑक्सीजन का उपचयन होगा। ऐसे याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। 19 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। तो नहीं, घर्षणहीन पृष्ठ पर नहीं ला सकता है।
इसमें एक चीज़ और करेंगे, जैसे ही ये गलत होगा तो और खुद ब खुद सही हो जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा रहता है कि ये गलत है परंतु और सही है। तो इसमें कह रहा है रीजन में कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं हो तो उसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता। तो यह नहीं हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर। 20 पे चलते हैं। 20 में कह रहा है कि जल के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 20 का हो जाएगा आपका ए में कि जल आयनिक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है लेकिन सह संयोजक यौगिक का अल्प विलायक है। तो सही है, जल सह संयोजन यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है लेकिन आयनिक यौगिक का अल्प विलायक है। ये गलत है, जबकि हो जाएगा 3 में कि जल का घनत्व अधिकतम 277 केल्विन तापमान पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 3। 21 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कवक मूल संगुणन परजीविता का एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये उसका उदाहरण नहीं है। रीजन कह रहा है कि यह एक पौधे, इसमें तो हम बोले थे कि जैसे ये गलत होगा तो और सही हो जाएगा। तो कह रहा है कि यह एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच का एक प्रकार का संगुणन है। 20 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो शक्ति को बढ़ा सकता है, शक्ति से संबंध इसका नहीं है। वोल्टेज को बढ़ाता है, हाँ, वोल्टेज को घटा सकता है। तो यही ट्रांसफार्मर का काम है, वोल्टेज को ऊंचा नीचा करना, यानी काम और ज़्यादा करना। धारा और वोल्टता को मापा जाता है, तो नहीं, तो इसका हो जाएगा 2 और 3। किसमें है, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। सही बात है, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो यही रीजन है कि इसका जो रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, यानी ए और दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी है। 24 कह रहा है कि निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। पूछ रहा कौन सा स्तनधारी है। तो इसमें पहला में कह रहा है क्या, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। तो स्तनधारी हो जाता है समुद्री गाय और समुद्री सिंह, समुद्री घोड़ा नहीं है। हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 कह रहा है कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है। जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है, जब वह एक पैर की पादांगुली यानी पैरों की अंगुलियों पर खड़ा होता है, तो सबसे ज़्यादा इसी में दबाव पड़ता है। जितना कम स्पेस पे ज़्यादा वजन देंगे उतना ही ज़्यादा उस पर दबाव बनेगा। दोनों पैरों पर नहीं, सभी नहीं। इसमें हो जाएगा जब वह एक पैर की पादांगुली यानी पैर की अंगुलियों पर खड़ा होता है। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो इसका हो जाएगा एक का, एक गलत हो जाएगा। एक, ये बढ़ता नहीं है, घटता है। किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, तो त्रिज्या जो होता है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। जबकि ये जो है आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधिता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, तो ये गलत है, घटती है। तो हो जाएगा कि ये गलत है, जबकि आर सही है। 27 कह रहा है कि एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बताता है, तो इसका हो जाता है डी, कि जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। 28 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ए में है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। रीजन कह रहा है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो 28 का हो जाएगा हमारा डी आंसर। ये गलत है परंतु आर सही है। तापमान में वृद्धि की ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ता नहीं है, घट जाता है। श्यानता मतलब होता है कि जैसे मध वगैरह देखते होंगे कि हल्का सा कम पतला होता है, तो ये क्या होता है ना कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो श्यानता इसकी बढ़ती नहीं है, घट जाती है, बहुत पतला हो जाता है। श्यानता बढ़ने का मतलब है उसका गाढ़ापन को बढ़ना। तापमान में वृद्धि अणु की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है, इसी कारण क्या होता है कि ग्लिसरीन जो होता है वो पतला हो जाता है, गढ़ा मतलब श्यानता बढ़ने की वजह घटता है। तो ये सही है, लेकिन ये गलत है, किंतु और सही है। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। ए में है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो 29 का सी हो जाएगा। कार बैटरियों में उपयोग किया जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट कह रहा है 30 नंबर की मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सही है। रीजन कह रहा है कि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो ये गलत है। तो 30 का हो जाएगा आपका सी, कि ये सही है परंतु आर गलत है। 31 कह रहा है कि इसमें यहाँ से अब हिस्ट्री शुरू हो गया। ये रीजन का कथन कह रहा है कि 1859 का नील विद्रोह केवल किसानों का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि इसे समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन प्राप्त था। तो 31 का ये हो जाएगा, ये सही है। रीजन कह रहा है कि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने लेखों और जनसभाओं के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया और उनके कानूनी अधिकारों का समर्थन किया। तो ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 32 कह रहा है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस के मुगल दरबार अभियान के संबंध में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। एक है कि हेक्टर हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के तट पर उतरा था, तो ये आपका सही है।
दो में कह रहा है कि इसने सम्राट जहांगीर से तुर्की भाषा में संवाद किया, जिससे प्रभावित होकर उसे 400 का मनसब प्रदान किया गया। ये भी सही है। उसे पुर्तगालियों के कड़े विरोध के बावजूद सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने की शाही फरमान तुरंत मिल गया। तुरंत नहीं मिला था, फिर बाद में दोनों के बीच झगड़ा युद्ध होता है, उसके बाद ये जीतता है अंग्रेज, तब इसको 1613 में मिलता है। तो यानी ये गलत है, 3 काट दीजिए, 3 इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2। भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़ाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के दौरान पानीपत का तृतीय संघर्ष में दुर्रानी साम्राज्य ने लोधी वंश के अंतिम शासक को शिकस्त की। तो ये पानीपत के तृतीय संघर्ष में दुर्रानी साम्राज्य ने लोधी वंश के अंतिम शासक को शिकस्त किया, तो नहीं, ये तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही हो गया था, बाबर के समय ही, तो ये गलत है। दूसरा है कि मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में वीर गति प्राप्त की, तो तृतीय में नहीं, चतुर्थ में किए थे। तृतीय समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से, तो यह भी गलत है। थर्ड कह रहा है कि बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्लासी की जंग में नवाब के सेनापति की विश्वासघातपूर्ण भूमिका के इतिहास में की दिशा बदल दी, तो सही है। इसी के कारण तो मीर जाफर के गद्दारी के कारण ही तो ऐसा हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 गलत है, 3 सही है। पूछ रहा है कौन सा असत्य है, देखिए यहाँ पे भी गलत पूछ रहा है, तो गलत कौन कौन सा था, 1 भी गलत था और 2 भी गलत था। ये सही है, जबकि 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 सही है, गलत पूछ रहा था तो इससे भी निकल जाता। 34 कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत की भू राजस्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण प्रामाणिक है। 1 में 1857 के विद्रोह के दौरान एक बड़े प्रभावशाली वर्ग के रूप में जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता का पक्ष लिया, तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि जमींदार ही भूमि के वास्तविक स्वामी और लगान संग्रहण करता है, तो ये गलत है। थर्ड कह रहा है कि लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा लागू स्तंभरारी बंदोबस्त अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक 10 वर्षीय संविदात्मक योजना थी, तो ये सही है। तो क्या हो जाएगा 1 और 3, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 34 का। 35 कह रहा है कि ब्रिटिश कालीन भारत में किस कानूनी प्रावधान ने ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे आगे चलकर जनजातीय क्षेत्रों और समाज के वंचित वर्गों में सांस्कृतिक व धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो कौन सा एक्ट में हुआ था, 13 या 23, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 35 का हमारा बी हो जाएगा। 13 का चार्टर एक्ट द्वारा खुल गया था ईसाई के लिए। इसके साथ ही चाय का व्यापार और चीन के व्यापार के साथ छोड़कर सबके लिए व्यापार भी खोल दिया गया था और ईसाई को आगमन भी दे दिया गया था 13 के एक्ट द्वारा। 33 में क्या हुआ था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और पहला गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिक। एक्ट अच्छे से देख लीजिएगा, इससे एक प्रश्न हर साल पूछता है, यूपीएससी में भी और बीपीएससी भी घुमा फिरा के एक देता है। 36 कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस विद्रोही प्रकाश स्तंभ की पहचान कीजिए जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 इनाम घोषित किया था। तो 36 का हो जाएगा बी मौलवी हमदुल्ला शाह, इनके लिए आपका 50,000 इनाम घोषित किया था। 37 कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ये में है कि खासी विद्रोह 1829-30 का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। नेक्स्ट है कि रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिम घाट महाराष्ट्र में चित्तूर सिंह ने किया था। रंपा विद्रोह, ये तो सही है कि खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट में चित्तूर सिंह ने किया था। रंपा विद्रोह अल्लारी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था जो गैर आदिवासी नेता थे। पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सारा सही है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 38 पे चलते हैं। नेक्स्ट 38 कह रहा है कि आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है कि 1877 के में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था, तो ये सही है। 2 कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना और भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था, तो ये भी सही है। 3 कह रहा है कि आर्य समाज ने वेदों और पुराणों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया, तो नहीं, स्वीकार किए थे। इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, 3 कट गया तो 1 2 हमारा सही हो गया। अब 4 पढ़ते हैं। आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन किया, तो ये सही है। तो क्या हो जाएगा 1 2 और 4 हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा 38 का। इसको पढ़ सकते हैं। 39 कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, सही है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी महादेव गोविंदानंद, नहीं, इसका स्थापना कौन किए थे, ठीक है, 1875 में ब्लादोबस्की तथा कर्नल अलकाट ने।
40 कह रहा है कि सन वर्ष 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए रखा गया था। 41 कह रहा है कि उड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सत्य है। एक में है कि सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांड इन एड शुरू की गई थी, तो सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, तो सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, सभी स्तरों पर नहीं किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो 3 ऐसे भी कट सकते हैं, 1 और 2 सभी। ये सब जो वर्ड है ना बहुत एक्सट्रीम वर्ड होता है, ज़्यादातर गलत ही होता है। 42 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। ऑस्ट्रिया, जापान, जर्मनी या मलेशिया। तो आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था आपका जर्मनी में, यानी कि 42 का हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 कह रहा है कि अकबर के सैन्य अभियानों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576, कश्मीर विजय 1585, गुजरात का द्वितीय अभियान ये 75 नहीं से पहले ही हो गया था, काबुल अभियान 81। तो इसका सही नहीं है पूछा है, तो सी हो जाएगा। 44 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि मुगल शासक जहांदार शाह ने आमेर के किस राजा को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी थी। तो मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दिए थे राजा जय सिंह को, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45 कह रहा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस वर्ष मारवाड़ अभियान के दौरान हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आरोपित करने का निर्णय लिया था। 1661, 1672, 1675 या 1669 में। तो ये लिया था आपका 1669 में। 46 कह रहा है कि किस ऐतिहासिक स्रोत से हमें राजन की शक्तियों, कबीलाई युद्धों जैसे दसराग युद्ध और वैदिक कालीन राजनीतिक संगठनों के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये होता है हमको ऋग्वेद से। इसमें आंसर सीधे दिया है ड्यूटेरिया में, जो कि गलत है। इसका बी होगा राइट आंसर, ऋग्वेद से। दसराग युद्ध का मिलता है खासकर 7वें मंडल से, ऋग्वेद के 7वें मंडल से दसराग युद्ध का वर्णन मिलता है। 47 कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ऋग्वेद मुख्य रूप से आर्यों के राजनीतिक इतिहास और उसके कबीलाई ढांचे को समझने का आधार है, सही है। इसमें विदत, सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 48 कह रहा है कि एक तरफ सूचीबद्ध दिए हुए है, दूसरी तरफ सूची 2 से मिलान पूछ रहा है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो उर्वरा कहा जाता था उपजाऊ भूमि को, सीता हल की बनी ही नालियाँ, अबल कुआं, उर्दुर ये कहा जाता था अनाज मापने वाले पात्र को। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 49 कह रहा है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि जोशी मठ द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में स्थित है। 50 कह रहा है कि तारीख उल हिंद जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं को के साहित्य, विज्ञान और धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है के लेखक हैं। तो तारीख उल हिंद के लेखक कौन है। तो इसका है अल बरूनी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 51 कह रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है। किस योजना में की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें 2 प्रश्न पूछता है, एक तो है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब आया था। तो जब प्रांतों में द्वैत शासन आया तो प्रांत में पहले आ जाता है मोंटेगी चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में। उसके बाद 35 में क्या किया जाता है कि प्रांत में द्वैत शासन को खत्म करके केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन लाया जाता है। साथ ही इसमें 3 शक्तियों का बंटवारा भी किया जाता है, 3 सूचियाँ दिया जाता है। ये केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती में केंद्र प्लस संघ प्लस राज्य दोनों शक्तियां रहता है निहित, जिसमें विवाद होने पर संघ को प्राथमिकता दिया जाता है। तो यही पूछ रहा था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था किस योजना में की गई थी। तो इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान में की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है। तो टोटल आपका हो जाता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमारे संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, तो नहीं पूछा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है बी। 53 कह रहा है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार कैसा अधिकार है। तो ये संवैधानिक अधिकार है। इसका जिक्र किस में है। तो आर्टिकल 324 में,
सॉरी 326 में है कि जिसमें कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 द्वारा कहा गया कि पहले था 21 वर्ष को कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 54 कह रहा है कि स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है। तो ये प्रयोग किसका है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 55 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये जीवन का अधिकार में आ जाता है आर्टिकल 21 में। 56 कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों की अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ये हो जाता है 5वीं अनुसूची। अनुसूचित जनजाति से संबंधित यही है 5वीं और 6ठी में है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। 57 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सी समिति में केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं? निचले यानी लोकसभा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकलन समिति। इसमें सारा सदस्य टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 ये लोकसभा के ही होते हैं। तो ये हो जाएगा डी आंसर। 58 कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो 58 का हो जाएगा कि भारतीय संसद करता है, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि राज्य की कार्यकारिणी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होता है, तो ठीक है। उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए, तो सही है। वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है। तो 59 ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1, 2, 3 तो गलत हो जाएगा। राज्यपाल की पदच्युत करने के आधार पर उल्लेख संविधान में किया गया है, तो इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये सही है। 59 का आपका हो जाएगा बी की 1, 2 और 3, 4 कट जाएगा तीनों में। इसमें था कि वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है, ये सही है। ये थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन कर देता है कि सहमति से ही रहेगा, कभी कभी कह देगा कि प्रसाद पर्यंत रहता है, तो उसको आंसर वही मान लेता है प्रसाद पर्यंत। इसी का मतलब है कि सहमति से ही पद पर बना रहता है, तो इसको सही मान के ही चलिएगा। उसके बाद है कि राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है, तो नहीं किया गया है। इससे भी एलिमिनेट हो जा रहा था। 1, 2 और 3 राइट आंसर है। इसको एक और पढ़ लीजिए रुक कर। नेक्स्ट कह रहा है कि CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला में कह रहा है कि यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, तो सही है। यह किसी कर के निबल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, तो इसका काम यही होता है। वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और रक्षण करता है, तो ये भी सही है। 4 में कह रहा है कि भारत की संचयी निधि से धन की निकासी पर इसका नियंत्रण होता, तो नहीं, ये तो राष्ट्रपति के ये होता है। तो 4 काटिएगा तब भी 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो CAG के बारे में है, वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, वह किसी कर के निबल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, तो यह आ जाएगा आपका सी राइट आंसर, 60 का सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 61 कह रहा है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद जो NDP है प्राप्त किया जाता है, तो कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इसको प्राप्त करने में कहा हो जाएगा कि GDP में मूल्यह्रास जोड़कर नहीं घटाकर प्राप्त किया जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर, सी हो जाएगा राइट आंसर। 62 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की संकल्पना की जाती है तो इसमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है? तो आर्थिक विकास में विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि को शामिल नहीं किया जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका ए में है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, तो विकास में शामिल होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, ये भी शामिल होगा। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, ये भी शामिल होगा। लेकिन विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, तो ये शामिल नहीं होगा। 63 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका था कि डी में कि तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। 64 कह रहा है कि मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन कौन सा है? ए में है कि मुद्रास्फीति इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर हो रही है, तो ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक पर की जाती है, नहीं थोक पे नहीं किया जाता है, खुदरा पे किया जाता है, CPI पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। मुद्रास्फीति के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों का भी ध्यान रखा जाता है, सही बात है। मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, ये भी सही है। पूछ रहा था सत्य कथन, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 65 कह रहा है कि CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होंगे? तो जब CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो, जब वृद्धि होगा तो क्या होगा कि बैंक की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी, क्योंकि उसको अपने पास अधिक पैसा रखना पड़ेगा। 66 है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है?
तो मानव संसाधन विकास करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है कि बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, सस्योत्तर प्रबंधन यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना। सिटी 7 कह रहा है किस कर को किसी स्थिति में प्रतिगामी कहा जाता है। किसी कर को किस स्थिति में रिग्रेसिव कहा जाता है। तो रिग्रेसिव कहा जाता है जब इसका अमीर की तुलना में गरीबों पर अधिक भार पड़ता है, यानी अपोजिट भार पड़ता है, तो इसको रिग्रेसिव कहा जाता है। प्रोग्रेसिव में है कि जो ज़्यादा पैसा कमाता है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़े, जो कम कमाता है उसको कम टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये हो जाता है प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव में है कि अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार, ये ज़्यादातर अप्रत्यक्ष कर में होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में। नेक्स्ट चलते हैं 68 पे। प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराघात होता है, इसका हो जाएगा कि एक ही व्यक्ति पे होता है डायरेक्ट टैक्स में, जिस पे कर लगता है उसी को पे भी करना पड़ता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में होता है कि लगता किसी और पे है, पे किसी और को करना पड़ता है। अलग अलग दूसरे अन्य व्यक्ति पर, दो भिन्न व्यक्तियों पर अप्रत्यक्ष कर में हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स में। 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा नहीं करवाया गया था। बंगाल से सिंध, ये भी करवाया था। आगरा से बुरहानपुर, इसका भी करवाया था। आगरा से चित्तौड़, इसका भी करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव। 70 कह रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा पटना में पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया। तो ये 1620 में स्थापित किया गया था। बिहार के वे कौन से जिले हैं जिसमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। तो 2001 में सबसे कम था किशनगंज में, और 2011 में सबसे कम था सहरसा में, यानी कि राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 72 कह रहा है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। दीपवंश, महावंश, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प या विनय पिटक। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य मंजूश्री मूलकल्प, बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। 73 कह रहा है कि वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो पहला, इसमें तो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, पहला दूसरा टोटल 4 हुआ था। पहला हो जाएगा आपका राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलबंद। तो इसमें हो जाएगा पहला का अध्यक्षता किया था महाकश्यप, दूसरा का सवाकामी, तीसरा का मोगिलीपुत्तीस और चौथा का वसुमित्र। इसके उपाध्यक्ष किए थे अश्वघोष। तो दूसरा का पूछा है दूसरी बौद्ध संगीति, तो इसका क्या हो जाएगा सवाकामी। ये भी पूछता है कि राजा कौन कौन से, तो पहला में थे अजातशत्रु, दूसरा में थे कालाशोक, तीसरा में अशोक, चौथा में कनिष्क। 74 पे चलते हैं कि 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किस क्षेत्रों में देखा गया। तो देखा गया था रोहिणी में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 75 है कि बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि धारवाड़ क्रम की चट्टाने का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था, सही। तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है, ये भी सही है। बिंद क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है, गलत है। बिहार में आपका जब यहाँ पे मैप देखेंगे तो यहाँ पे बिहार में है बिंद वाला क्षेत्र, ये आपका हो जाएगा रोहतास वाले क्षेत्र में, तो ये तो गलत हो जाएगा। 3 3 काट दीजिए। अब है कि 1 2 तो सही है। अब 4 पढ़ते हैं कि बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थक चट्टानें पाई जाती है, तो ये सही है। तो हो जाएगा 1 2 और 4, यानी सी हमारा राइट आंसर है। 76 कह रहा है कि कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदानों में प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पे उत्तर बिहार की बात की जा रही है, जैसे उत्तर की बात, तो इसमें बूढ़ी गंडक तो बहती है, गंडक घाघरा भी है, जबकि पुनपुन जो है वो फतुहा में आकर दक्षिण से मिलती है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन, जो कि दक्षिण बिहार में बहती है, न कि उत्तर बिहार। बिहार में नहीं पूछ रहा है। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सीधे बिहार में बहती है कहते हैं कि सारा तो बहती ही है। उत्तर बिहार में जब पूछा है तो उसका हो जाएगा पुनपुन, नहीं बहती है तो दक्षिण बिहार में बहती है। बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये था आपका इब्न बख्तियार खिलजी। 78 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा मिलान गलत है। तो कोला जलप्रपात नवादा में, मांझर कुंड जलप्रपात नालंदा, नहीं ये कहाँ है आपका, रोहतास में पड़ता है। तुतला भवानी रोहतास में, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर, तक गलत पूछा था तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 79 कह रहा है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। पहला में है धारवाड़ चट्टान, तो धारवाड़ कहाँ पाएगा, हिमालय तराई क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिम चंपारण, तो ये तो टर्शियरी हो जाता है। बिंद चट्टान, धारवाड़ हो जाएगा आपका यहाँ दक्षिण पूर्व बिहार, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभरक के पाया जाता है, तो 3 हो जाएगा इसका। बिंद चट्टान कह रहा है, तो बिंद अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे कैमूर एवं रोहतास वाले एरिया में, तो इसका हो जाएगा 4। टर्शियरी चट्टान, तो ये हो जाएगा आपका बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में, पश्चिम चंपारण, और क्वार्टरी चट्टान गंगा का मैदान, तो 3 4 1 2, तो क्या हो जाएगा इसका सी। इसको आप रोक के पढ़ सकते हैं, ये पूछा था आपका 17वीं 69 बीपीएससी में।
80 कह रहा है कि बिहार का निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं वेस्ट बंगाल दोनों से सीमा लगती है। तो वेस्ट बंगाल से किसका किसका लगता है, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 3 का। तो यहाँ पे किशनगंज पड़ता है, तो इसकी नेपाल से भी लगती है और बिहार से भी लगती है, ये बंगाल से भी लगती है। तो क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 81 कह रहा है कि बिहार बजट, यहाँ से करेंट आ गया कि बिहार बजट 26-27 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार क्या है। तो इसका आकार हो जाएगा आपका 3,47,589.76 करोड़ रुपया। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि बिहार बजट 26-27 राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका कुल आकार है 3,47,589.76 करोड़ रुपया। कह रहा है कि इसका संकल्प क्या है। संकल्प पूछ सकता है कि ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान से बढ़ेगा बिहार रखा गया है। यद्यपि बिहार बजट का मुख्य थीम जब पूछे तो संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में बिहार का बजट था 3.17 लाख करोड़। इसका यह अप्रोक्स है 3,16,895.02 करोड़, जो वित्तीय वर्ष 26-27 में बढ़कर 3,47,589.67 हो गया, 76 हो गया है। ये भी पूछ सकता है कि तुलना में 26-27 में 30,694.74 करोड़ रुपया अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में, ये पूछता है। यह है कि ये पूछता है कि किसने पेश किया, तो वित्त मंत्री विजेंद्र यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 82 में कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है। तो 82 का आपका हो जाएगा राइट आंसर ए 7.4%। इस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 में भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 में जीवीए में 7.3% की वृद्धि का अनुमान है। जीवीए में पूछेगा तो 7.3, जीडीपी वृद्धि दर 7.4। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का मुख्य विषय क्या था, तो लचीलापन, आर्थिक आधारित विकास, निजी निवेश का पुनरुद्धार और रोजगार गहन विकास। वित्त वर्ष 26 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 4.4% रखा गया है। वित्त वर्ष 27 के लिए विकास दर 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.8% है। भारत विश्व में रेमिटेंस के मामले में प्रथम स्थान पर है। घरेलू विमानन बाजार में भारत तीसरे स्थान पर है। ये दोनों पूछ सकता है, पिछले बार भी पूछा था। सीमेंट उत्पादन में कितना स्थान है। खाद्यान्न उत्पादन कितना होता है, तो 357 मिलियन टन, और पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। 64 के बाद से यह परंपरा रही है कि आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 83 कह रहा है कि बिहार राज्य के गठन की कितना नंबर का वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया गया है। तो 113वीं था इस बार, 113 याद रखिएगा। 84 कह रहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 को किस शहर में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका नई दिल्ली में। 84 का सी हो जाएगा। 85 कह रहा है कि फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो 85 का आपका है मैक्सिको की प्रतिनिधित्व करती है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका भी याद रखिएगा, जैसे 113वीं मनाया गया है, इसका थीम पूछ सकता है कि उन्नत बिहार, विकसित बिहार। पहली बार 1912 22 मार्च 1912 को हुई थी, जिसकी स्थापना इसी कारण मनाया जाता है। इसमें है कि ये तो देख लिए थे कहाँ होता है, ये सब पूछ सकता है, जैसे कि आगामी खेल और उसका आयोजन स्थल। तो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप, तो ये भारत और श्रीलंका। आईसीसी पुरुष एक वनडे, T20 पूछेगा तो भारत और श्रीलंका। वनडे पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। चैंपियन ट्रॉफी तो भारत 2029 में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप तो बेल्जियम और नीदरलैंड। इसमें था कि बैंकॉक में आयोजित 64वें ब्यूटी पेजेंट में मिस यूनिवर्स 2025 का ताज पहनने वाली फातिमा बॉस थी, मैक्सिको का प्रतिनिधित्व की थी। इसके साथ ही ये सभी पूछ सकता है। 72वीं मिस वर्ल्ड तो ये हैदराबाद में आयोजित हुआ था। इसका कौन जीता था खिताब, तो थाईलैंड की थी ओपल सुचाता चुआंग सरी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 तो राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने जीता था। और मिसेज यूनिवर्स 2025 पूछेगा तो शेरी सिंह ने ताज जीतकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 10वें आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन से देश ने भाग लिया है। तो ये लिया है स्कॉटलैंड। 86 का ए हो जाएगा। टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है। तो ये किया है वियतनाम का। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 88 कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है। तो संबंधित है अफगानिस्तान से। डी हमारा राइट आंसर होगा। 89 कह रहा है कि एक तरफ सूची बंद दिए हुए है, दूसरी तरफ सूची 2 से मिलान पूछ रहा है।
तो IMF कार्यकारी निदेशक, थाईलैंड के PM, फ्रांस के प्रधानमंत्री, ACC का अध्यक्ष। तो इसको मिलान करना है। तो IMF का कार्यकारी निदेशक कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका 89 में। इसका आंसर D है। 1 2 3 4 सामने सामने है। IMF का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल, थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुचिता चार्न बिराकुल, फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं सेबेस्टिन लेकार्नो, ACC का अध्यक्ष है मोहसिन नकवी। इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का राइट आंसर है C, निर्मल मिंडा। थोड़ा सा और अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, इसमें उसको देख लेते हैं। इसे कह रहा है कि संगम कुमार साहू तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक संजय गर्ग, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक तो नितिन नवीन, ये पूछ सकते हैं बिहार से हैं। ONGC का अध्यक्ष तो अरुण कुमार सिंह, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष तो विवेक चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव तो ये बने हैं शशि प्रकाश गोयल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 91 कह रहा है कि नेक्स्ट में कि निम्न से किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो ये किया है यूरोपीय यूनियन ने। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 92 कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? तो ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना, तो ये किया है असम ने। हमारा आंसर राइट आंसर C हो जाएगा। 93 है कि भारतीय सेना के पहले सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है B, हंसजा शर्मा। राइट आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 94 कर इसमें थोड़ा सा और महिला का दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि हरमनप्रीत कौर है? तो भारत की प्रथम महिलाएं जो अभी तत्काल में अपॉइंट हुई है, तो हरमनप्रीत कौर तो पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सोनाली मिश्रा तो रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला निदेशक। आस्था पुनिया तो नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। आरती सरीन तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति तो नईमा खातून बनी है। BSF की पहली महिला स्नाइपर तो सुमन कुमारी। महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP तो रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किस राज्य के जीवित जड़ पुलों को 26-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? तो ये किया गया है मेघालय की। जीवित जड़ पुल ये मेघालय से बिलोंग करता है, तो राइट आंसर A हो जाएगा। 95 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा D, उत्तर प्रदेश। 96 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश घोषित किया है कृषि वर्ष के रूप में 2026 को। 97 है कि 77वें गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो चुना गया था महाराष्ट्र को, जो गणेश उत्सव को दिखाया था। 98 है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जाता है, कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी को ये लोग गेस्ट में आए थे, चीफ गेस्ट में, तो उसके अगले दिन ही किए थे 27 जनवरी 2026 को। 98 का ये हो गया। 99 का रहा कि हाल ही में किसे स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? DRDO, CDOT या इसरो को? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर CDOT को पुरस्कार किया गया है स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित। 100 में है कि भारत द्वारा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता हेतु निम्न से कौन सा थीम निर्धारित है? तो इसका हो जाएगा A, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।